अध्याय 5 कंपनी लेखे फर्स्ट अंशों का हरण फोर फीचर ऑफ शेयर कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग। अंशों के हरण से आशय मीनिंग ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर। अंशों के हरण से आशय, यदि कोई अंशधारी अपने आवंटित अंश पर आवंटन या याचना की राशि अथवा प्रीमियम का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं करता तो कंपनी द्वारा कंपनी अंतर नियमों में दी हुई व्यवस्था तथा तालिका एफ यानी टेबल एफ के प्रावधान के अनुसार उसके अंशों का हरण किया जा सकता है। तो अंशों के हरण से आशय यह है कि यदि कोई अंशधारी कंपनी के द्वारा मांगी गई आवंटन या याचनाएं भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो कंपनी को अधिकार है कि कंपनी क्या कर सकती है, उसके अंशों को जब्त कर सकती है या छीन सकती है। इसी को अंशों का हरण कहा जाता है। अंशों पर जो राशि प्राप्त हो चुकी है उस राशि को जब्त कर लेना तथा संबंधित अंशों के आवंटन को रद्द कर देना और ऐसे अंशधारी की सदस्यता को समाप्त कर देना ही अंशों का हरण या फोर फीचर ऑफ शेयर कहलाता है। अब जानते हैं अंशों के हरण की प्रक्रिया। अंशों के हरण संबंधी नियम कंपनी के अंतर नियम में दिए रहते हैं। हम जानते हैं कि जब कंपनी की स्थापना होती है तो कंपनी दो दस्तावेज तैयार करती है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। अंशों से संबंधित जो नियम होते हैं वो कंपनी के पार्षद अंतर नियम में होते हैं। यदि कंपनी के अंतर नियम में कोई नियम ना दिए गए हों तो इस संबंध में तालिका एफ एवं उसके प्रयोग पर भी प्रतिबंध हो तो ऐसी दशा में अंशों का हरण नहीं किया जा सकेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अंशों के हरण के लिए अंतर नियम में दिए गए नियम तथा तालिका एफ यानी टेबल एफ में दिए गए नियम अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अंशों की जब्ती संबंधी नियम के विषय में कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल एफ के 28 से 34 तक के प्रावधान हैं जो कि जिनमें निम्न व्यवस्थाएं हैं। नंबर 1, स्मरण पत्र भेजना। दोषी अंशधारी को याचना का स्मरण पत्र भेजा जाएगा जिसमें उन्हें एक निश्चित अवधि तक ब्याज सहित याचना की राशि भुगतान करने का समय दिया जाएगा। नंबर 2, अदत्त याचना की सूची बनाना। याचना के भुगतान की तिथि की समाप्ति पर कंपनी का सचिव ऐसे अंशधारियों की एक सूची बनाता है जिनसे निश्चित राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इस सूची को संचालक मंडल की सभा में पेश किया जाता है। नंबर 3, अंतिम चेतावनी। संचालक के आदेश से याचना की राशि भुगतान नहीं करने वाले सदस्यों को अंतिम चेतावनी के रूप में रजिस्टर डाक से 14 दिन की सूचना पर राशि भुगतान करने का एक मौका दिया जाता है। इस सूचना में इस बात का उल्लेख रहता है कि भुगतान नहीं करने पर उनके अंशों को हरण किया जा सकता है। हरण की कार्रवाई शुरू करना। नंबर 4, यदि दोषी अंशधारी इस सूचना का भी आदर नहीं करता तो कंपनी अंशों के हरण की कार्रवाई कर सकती है, पर इसके पूर्व भुगतान के लिए एक नोटिस और भेजा जाता है। नंबर 5, हरण के लिए प्रस्ताव। अंशों के हरण के लिए संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। नंबर 6, प्रमाण पत्र की मांग। प्रस्ताव पारित होने के बाद अंशधारियों को सूचित कर दिया जाता है कि उनके अंशों का हरण कर लिया गया, अतः वे प्रमाण पत्र लौटा दें। नंबर 7, नाम काटना। अंशों के हरण के बाद संबंधित अंशधारियों के नाम सदस्यों के रजिस्टर से काट दिए जाते हैं। नंबर 8, राशि का हस्तांतरण। हरण किए हुए अंशों पर पहले से प्राप्त राशि को अंश हरण खाते यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हस्तांतरित या ट्रांसफर कर दिया जाता है। नंबर 9, लिखित घोषणा। अंत में कंपनी एक लिखित घोषणा निकालती है जिसमें इस बात का उल्लेख रहता है कि कंपनी ने किन किन अंशों का हरण किया है। अंशों के हरण का प्रभाव यह होता है कि हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि कंपनी द्वारा जब्त कर ली जाती है और इन अंशों के स्वामियों को अंशधारी के रूप में सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, यानी उनके जो भी अधिकार अंशधारी के रूप में हैं वो वापस ले लिए जाते हैं और उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर से काट दिया जाता है। अब हम जानते हैं अंशों का समर्पण, सरेंडर ऑफ शेयर। अंशों का हरण और समर्पण लगभग एक जैसा ही लगता है लेकिन इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। जब कोई अंशधारी स्वेच्छा से कंपनी
को अपने अंश समर्पित करता है, अर्थात अपने सभी अधिकारों को त्याग कर अंशों को कंपनी को सुपुर्द कर देता है, तो इसे अंशों का समर्पण कहा जाता है। अंशधारी द्वारा ऐसा करने से कंपनी अपने उन अंशों की मालिक बन जाती है जिनका मालिक अभी तक अंशधारी था। इसका फल लगभग उसी तरह होता है जैसा कि कंपनी द्वारा अपने अंशों के क्रय करने पर होता है, जो कि कंपनी अधिनियम के अनुसार वर्जित है। इसलिए अंशों के समर्पण को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। अब हम जानते हैं अंशों के हरण और समर्पण में अंतर। पहला अंतर है इच्छा। अंशों का हरण किया जाना कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि अंशों का समर्पण अंशधारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अंशधारी द्वारा आवेदन। अंशों के हरण के लिए अंशधारी द्वारा आवेदन देने का प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि अंशों के समर्पण के लिए अंशधारी द्वारा आवेदन दिया जाना अनिवार्य होता है। नंबर 3, प्रतिफल। अंशों के हरण के बदले में कभी कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता, जबकि अंशों के समर्पण के बदले में कभी कभी कंपनी कुछ प्रतिफल दे देती है। जैसे समर्पित अंशों के बदले में अन्य वर्ग के कुछ अंश दिए जा सकते हैं, यद्यपि ऐसा करना आवश्यक नहीं होता। नंबर 4, दंड। अंशों का हरण दंड स्वरूप किया जाता है। अंशों का समर्पण स्वेच्छा से होने के कारण इसमें दंड का प्रश्न ही नहीं उठता। नंबर 5, अधिकार। अंशों के हरण का अधिकार कंपनी का होता है, जबकि अंशों के समर्पण का अधिकार स्वयं अंशधारी का होता है, कंपनी का नहीं। तालिका F। अंशों के हरण के संबंध में तालिका F में नियम दिए गए होते हैं, जबकि अंशों के समर्पण के संबंध में तालिका F में नियम नहीं दिए गए हैं। दायित्व से मुक्ति। अंशों के हरण की दशा में अंशधारी बकाया याचना की राशि एवं ब्याज के भुगतान के दायित्व से मुक्त नहीं होता, जबकि अंशों के समर्पण की दशा में अंशधारी बकाया राशि के भुगतान के दायित्व से मुक्त हो जाता है। लिखित घोषणा। अंशों के हरण के संबंध में कंपनी को हरण किए गए अंशों के संबंध में लिखित घोषणा करनी पड़ती है, जबकि समर्पित किए गए अंशों के संबंध में कंपनी को कोई लिखित घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम जानते हैं अंशों के हरण से संबंधित लेखे। जब कंपनी के द्वारा अपने अंशों का हरण किया जाता है तो ऐसी अवस्था में कंपनी की निर्गमित पूंजी में कमी आती है और इसके लिए कंपनी का अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है और बकाया मांग का खाता क्रेडिट करते हैं तथा अंशों पर हरण खाते को क्रेडिट करते हैं। अंशों का निर्गमन सममूल्य पर और प्रीमियम पर होता है, तो इसी प्रकार से अंशों के हरण की जो प्रविष्टियां होती हैं वह सममूल्य पर जारी किए गए अंशों के हरण का लेखा। अकाउंटिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर इशू एट पार। जब अंशों को सममूल्य पर जारी किया जाता है तो उसका लेखा किस प्रकार से होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बीइंग फॉरफीचर ऑफ डेटर्स शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेटर्स कॉल मनी। तो शेयर कैपिटल में लिखेंगे जितने अंशों का हम हरण कर रहे हैं और कंपनी ने अभी तक जितने रुपए की मांग अंशधारी से की है, दोनों का गुणा करके। उसके अलावा अलॉटमेंट में क्रेडिट साइड में आवंटन की बकाया राशि लिखेंगे, प्रथम याचना की बकाया राशि लिखेंगे, अंतिम याचना की बकाया राशि लिखेंगे और इन अंशों पर अब तक प्राप्त राशि जो हम जब्त कर रहे हैं या जो कंपनी जब्त कर रही है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखी जाती है। जब अंश का प्रीमियम पर निर्गमन हो तो ऐसी दशा में दो स्थितियां होती हैं। जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो तो इसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे अब तक मांगी गई कुल राशि से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे मांगी गई प्रीमियम की राशि से। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, मांगी गई प्रदत्त या बकाया राशि से प्रीमियम की राशि सहित। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो राशि अब तक प्राप्त हो चुकी है। नरेशन हो जाएगा बीइंग फॉरफीचर ऑफ डेटर्स, संख्या आ जाएगी शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेटर्स कॉल्स। अब नंबर 2, जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अब तक मांगी गई कुल राशि से। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
बकाया आवंटन की राशि से, 2 शेयर कॉल अकाउंट बकाया याचना की राशि से और 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट अब तक प्राप्त समस्त राशि से केवल प्रीमियम की राशि को छोड़कर। तो यहाँ पर प्रीमियम की राशि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। बीइंग डेडेडस शेयर फोरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेडेडस कॉल्स, अर्थात उपयुक्त दशा में प्रीमियम राशि के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। जब प्रीमियम मिल जाता है तो प्रीमियम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्राप्त प्रीमियम को केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से हम अंशों के हरण की प्रविष्टियां करेंगे। धन्यवाद।